रुख चर्चा का करेंगे। हमारे साथ SN द्विवेदी जी, न्यूज़ डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। तो सबसे पहले हेमंत तिवारी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और सवाल यही, सबसे पहले देखिए, हम 6 फेजेस का मतदान देख चुके हैं। आज आखिरी चरण जिस पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और कांटे की टक्कर यहां पर भी देखी जा रही है। अगर हम 7वें फेज की बात करें, जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? किस और हवा चल रही है? क्योंकि 2017 में मोदी लहर थी, अब समीकरण बदल चुके हैं, क्या देख रहे हैं सर? लगभग सारी सीटों को मैंने पिछले एक पखवाड़े के भीतर देखा है। सभी जिलों में गया हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे समग्र दृष्टि से इस चुनाव में पहले जैसी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन जब चुनाव दो ध्रुवी होते हैं, यानी बाइपोलर होते हैं, तो बहुत से विषय ऐसे होते हैं, बहुत जो फैसलाकुन होते हैं और बहुत मैटर करते हैं। दरअसल दूसरे चरण के बाद से ही ये चुनाव, ये नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश यादव देख पा रहा हूं मैं। और बहुत से ऐसे इशूज हैं जिस पर मुझे लगता है पॉलिटिकोज तो चर्चा करते हैं, अपने दावे करते हैं, लेकिन जब हम और आप उसका विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसको थोड़ा सा नगण्य कर देते हैं, उस साए में चला जाता है। और वही वो विषय है जो इस पूरे परिणाम को प्रभावित करने जा रहा है। और लोग कहते हैं साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर क्या है? लोग ये जो गल्ला बटा है, राशन बटा है, इसको बहुत कभी कभी उपहास की दृष्टि से बोल देते हैं, लेकिन बड़ी बुनियादी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 7 साल की जो उसकी एक एग्रेशन और बड़ी प्लानिंग की पॉलिटिक्स रही है, उसके साथ जुड़े रहे हैं और इस चुनाव में भी जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्षता लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव की विजय रथ यात्राओं की भीड़ देखते हैं तो लोग कहते हैं बहुत नजदीकी मुकाबला है। मैं भी बहुत स्थानों पर बड़ा नजदीकी मुकाबला पाता हूं, क्योंकि जब आप 5 साल सरकार में रहते हैं और सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, जो मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार का कार्यकाल ऐसे गुजर गया जिसमें बहुत से बुनियादी इशूज एड्रेस नहीं कर पाई सरकार, जो बेहद जरूरी थे, कठिन नहीं थे। हेमंत जी जी हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने पहले चरण से लेकर अब हम सातवें द्वार तक आ गए चक्रव्यूह को, यूपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें पहले चरण से लेकर अभी तक का, तो वोटिंग परसेंटेज में कुछ गिरावट देखी जा रही है 2017 के मुकाबले 2022 के चुनाव में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। और इस प्रश्न के उत्तर में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो सबसे बड़े क्रूशल इलेक्शन हम इसको कहेंगे, क्योंकि जब 30 साल बाद, करीब 3 दशक बाद हम बाइपोलर इलेक्शन देख रहे हैं। बाइपोलर इलेक्शन हमेशा बड़ा कांटे का, बड़ा निर्णायक और बहुत संघर्ष भरा माना जाता है। और ये प्रश्न जो है, ये बहुत बड़ा प्रश्न। देखिए, हम आप या बहुत से पत्रकार, बहुत से विश्लेषक, चौराहे नुक्कड़ में बैठे लोग कहते हैं और पॉलिटिकल्स बड़ा दावा करते हैं कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ गया तो बदलाव का वोट। अगर जैसे 2017 में हम लोग क्या कह रहे थे, द्विवेदी जी 2017 में ये सब एक मुंह से कह रहे थे, एक और से कह रहे थे कि वोट परसेंटेज धुआंधार बढ़ रहा है शहरों में, गाँवों में, और ये बदलाव को हमने बदलाव देखा। तो अगर वोट परसेंट बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, 17 के मुकाबले अच्छा खासा फीसद घट रहा है, इसका मतलब बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब तो, लेकिन राजनेता इसमें अपना अलग कोड लगाते हैं। मेरा मानना है कि पहले दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी अलायंस का अपर हैंड देखा गया है। उसके बाद क्रमशः भारतीय जनता पार्टी के रिकवरी का, ये संतुलन और उसके बाद रिकवरी के चरण शुरू हुए हैं। और 7वां चरण जो काफी कठिन भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता रहा है, जिसमें आजमगढ़ जैसे जिले हैं, जिसमें गाजीपुर जिले हैं, गाजीपुर जिले में स्थिति बड़ी खराब थी। लेकिन जब मैं जो देख पा रहा हूँ, इवन बनारस शहर की शहर दक्षिणी सीट के बारे में क्या क्या कहा जा रहा था, वास्तव में लोग बहुत नाराज थे। जो मंत्री वहां आए, नीलकंठ तिवारी वहां के विधायक पहली बार जीते थे, लेकिन
वो एक जुमला एक लाइन का बन गया, एक कैप्शन कि चाय वाले की दुकान पर चाय वाले ने पहुंच के चाय पी। ये मोदी की यही अदा तो भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदल देती है, जो 7 साल से हम लगातार देख रहे हैं। तो मोदी के चेहरे ने और मोदी के बनारस में रुकने के बाद से पिछले 3 चुनाव के परिणाम हम देख रहे हैं। आखिर चरण में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। जो डेफिसिट भाजपा चलती है वो संतुलित हो जाती है, बढ़ जाती है आगे। यहाँ भी आप देखिएगा ये परिणाम होने जा रहा है। अभी तक फिलहाल मेरा मानना है कि वोट परसेंटेज कम रहा है, देहात के क्षेत्रों में थोड़ा बेहतर रहा है, शहरी क्षेत्रों में लगातार कम रहा है। अव्वल माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं इस बाइपोलर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक अपर हैंड रहा है। 7वें चरण में जो डेंट देखा जा रहा था उसको काफी रिपेयर किया है 1 हफ्ते के भीतर भाजपा ने, और शाम 6 बजे के बाद हम कोई न कोई साफ बात कहने की दशा में आ जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की संहिता, जो आचार संहिता है, उसकी मर्यादा होती है। देखिए हेमंत तो जी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जी जी, आप भी इसी पूर्वांचल से आते हैं, इसी इलाके से आते हैं जहां पे आज पोलिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचल के जो मुद्दे हैं, देखिए पूर्वांचल में मुझे नहीं लगता ये विकास कभी कोई मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार विकास कोई मुद्दा है? क्योंकि पूर्वांचल हमेशा देखा गया जातिवाद हमेशा एक अपर हैंड पे रहता है। जातिवाद अगर अपर हैंड पे ना होता, छोटी छोटी पार्टियों का उद्भव ना होता। आप जिस इलाके से आ रहे हैं, आप जिस इलाके के रहने वाले हैं, उसके बारे में आप बताएंगे वहां पे इस बार क्या मुद्दे हैं? देखिए मैं बता दूं द्विवेदी जी, दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का कि पॉलिटिकली यानी राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे उर्वर प्रदेश में कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जो मुद्दे आमतौर पर हम जिनका जिक्र करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, 1-2% लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाया। एक लोकलाइज मुद्दा था जो भाजपा का अगेंस्ट जाता था, उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ रहा था। लेकिन जब से कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस बात को इंडोर्स किया और कहा कि 10 मार्च के बाद हम इसका कोई इस तरह का तलाशेंगे हल, ये जो आवारा पशुओं वाला था, उसके बाद वह मुद्दा भी थोड़ा शिथिल देखा गया है। मैं जो बता तो रहा हूँ, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर और बनारस में खुद अभी 4 दिन रह आया हूँ, चंदौली, मतलब आज जहाँ भी पोलिंग हो रही है सभी जिलों में जा चुका हूँ। लेकिन प्रकारांतर से मैंने देखा कि मोदी के कमिटमेंट के बाद चीजें बदली है। मैं एक बात बता दूं द्विवेदी जी, जो मैं लगातार 2014 से देख रहा हूँ और हम लोगों ने इसके पहले भी कुछ इलेक्शंस में जिक्र किया है, एक बात माननी पड़ेगी कि गैर यादव ओबीसी, जिसमें डेंट के बड़े चांसेस बताए जा रहे थे इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो 2014 से इंटैक्ट वोटिंग करता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कुछ डेंट तो लगा है, लेकिन अभी भी गैर यादव ओबीसी नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। और नरेंद्र मोदी के चेहरे ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मकताएं थी, जो बहुत ज्यादा थी, मतलब सत्ता से उखड़ने का एक आशंका थी, ऐसी परिस्थिति बन गई थी, नरेंद्र मोदी ने शायद उसको पलट दिया है। और चूंकि आपने जिक्र किया इस चरण का, इस चरण में तो मुद्दे आमतौर पे कभी मैटर नहीं करते, लोकल इश्यूज होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ी मोड़ी जगह पे वही आवारा पशुओं का मुद्दा है। लोग भूल गए कि कोरोना काल में क्या हुआ, लोग ये भी भूल गए कि अफसरों की मनमानी रही, लोग ये भी भूल गए कि साल की 2017 मार्च के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एक पर्टिकुलर जात के अफसरों की थाने से लेकर के तहसील स्तर पर तैनाती होती रही। ये सब लोग भूल गए हैं। जातियां एक हो रही हैं और जातीय गणित में क्षेत्रीय क्षेत्रपों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इस चरण में आप देखिएगा कि दोनों ध्रुवों के जो सहयोगी दल है, यानी सुभाषपा 7 सीटों पे लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे खुद चुनाव मैदान में हैं। बिल्कुल और 2 सीटों पर कैमराबाजी लड़ रही है। आप कितना आप इसको किस तरह देखते हैं? जो बीजेपी बात कर रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे, ये कितना कारगर साबित होता है ये तो रिजल्ट ही बता पाएंगे। लेकिन मेरी भी कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में बात हुई, कई पार्टी चलाते हैं उनसे बात हुई, कई जातिगत संगठनों के अध्यक्षों से बात हुई। कहते तो सब सख्त शासन की तारीफ करते हैं और बिल्कुल खुल के कहते हैं कि नहीं, बीजेपी जैसा शासन नहीं देखा गया है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, तो पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तमाम बड़े चेहरा जो ऐसे चेहरा थे, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे आतिक अहमद हों,
चाहे विजय मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, कंतु सिंह, ये तमाम ऐसे लोग थे जहाँ जिनके इशारे पर वोटिंग होती थी। चाहे बड़े राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ये भी पूर्वांचल में अपना आधिपत्य जमा नहीं कर पाए। जब आधिपत्य नहीं जमा पाए वहाँ पर, तो निश्चित तौर से जब छोटे राजनीतिक दल निकल के आते हैं, चाहे आप ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अपना दल अनुप्रिया पटेल हों, चाहे संजय निषाद जैसे लोग हों, ये बहुत मुश्किल से 2017 में ही जाकर के विधानसभा में इनके पार्टी का प्रतिनिधित्व थोड़ा थोड़ा मिल पाता है। तो ये समझने की बात होगी क्या 5 साल में उस चीज़ को योगी सरकार तोड़ पाई है कि नहीं तोड़ पाई है। और जहां मऊ की बात हो रही है या मऊ के आसपास जिलों की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है कि जो अद्दक अहमद और अंसारी जो कहते थे वहां पर वही होता था। निर्दलीय भी जीते, पार्टी में रह करके भी जीते। और 2017 के चुनाव में जब अखिलेश जी ने दूरी बनाई और दूरी बना करके, और बीजेपी ने उसी समय छोटे राजनीतिक दल, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे निषाद हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, इनके साथ गठबंधन करके ये एक गठजोड़ बनाने का जो प्रयास वहाँ किया वो सफल भी हुआ। वो सीटें आईं और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें अनुप्रिया पटेल के पास इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। तो और दूसरी बात आप समझिए इस बात को कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि ये छोटे राजनीतिक दल इतना प्रेशर समाजवादी पार्टी और भाजपा पे बना देते हैं कि वो पहले से ज़्यादा सीटें पा जाते हैं। पहले से कम सीटें यदि गठबंधन में रहती तो हो सकता है कि थोड़ा सा इनका वजूद कम हुआ है, लेकिन पहले से ज़्यादा सीटें पाते हैं तो निश्चित तौर से सपा और भाजपा भी इनके प्रभुत्व को वहाँ मान के चल रही है। दूसरी बात, जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ द्विवेदी जी 2017 का, और जहां जे अपने आप को स्थापित कर पाए, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो मुद्दे इस बार अलग हटके चले गए हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि सामाजिक न्याय समिति में जो चर्चा हुई और बार बार चिल्ला के इन्होंने ये कहा कि आरक्षण का लाभ केवल ओबीसी का यादवों के अलावा किसी ने लिया ही नहीं, सत्ता का भी स्वाद ओबीसी में यादवों के अलावा किसी ने चखा नहीं। तो ये सब बातें जब वहां इलेक्शन पे थी, इस बार नहीं देखने को मिल रही हैं। जब उनका वोटर ये मानने को तैयार हो जाता है, और बिल्कुल सच भी था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितना कुछ हुआ वो यादवों का बोलबाला था। उसके बाद ये ओम प्रकाश राजभर जी नेता बनते हैं और 2022 में उन मुद्दों का कोई जिक्र नहीं होता। समाजवादी पार्टी के सरकार घोषणा पत्र में वो चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, तो थोड़ा सा समर्थक और इनके जो वोट करने वाले हैं वो थोड़ा सशंकित होते हैं। इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आज जो वोटिंग हो रही है उस पर निर्णय होगा। ठीक है सुनील कौशिक जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। विश्वेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर विश्वेंद्र कुमार जी, और सवाल सबसे पहले यही, क्योंकि देखिए लगातार वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रही है और 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज पर हम नजर डालें तो यूपी में जहाँ पर मतदान हो रहा है जिन सीटों पर 21.55% यहाँ पर 4 घंटों का 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है। अगर आप इस वोटिंग परसेंटेज को, 4 घंटे की वोटिंग परसेंटेज को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वोटिंग की जो रफ्तार है वो सही चल रही है? और इस रफ्तार से अगर हम देखें शाम के 6 बजे तक, क्या लग रहा है आपको कितना वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ेगा? रफ्तार इस समय सही मानी जाएगी, क्योंकि जो सुबह लाइन में लोग थे या सुबह नहीं आ पाए थे, अब वो भी आ जाएंगे। वो वोट कर चुके हैं, दूसरे लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं, लाइनें बढ़ रही है लगातार। तो वोट परसेंटेज पिछले 2017 के मुकाबले उसके आसपास पहुंचेगा ऐसा लगता है। और वोट परसेंटेज महिलाओं का लगातार जो पिछले चरण 6 में और 7 में हुआ कि 11% ज़्यादा है, ऐसा हुआ है। ऐसा अभी भी लग रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और साइलेंट वोटर हैं। और वो महिलाएं विशेष तौर पर जब उनसे इंटरव्यू लेते हैं हमारे टीवी चैनल्स के जनतंत्र से भी, तो वो उनका कहना होता है कि सुरक्षा और जो रक्षा है, वो शांति जो है वो विषय हमारा है, तो उस पर ज़्यादा उनका ध्यान है। और राशन का विषय भी उनसे डायरेक्ट जुड़ा है, तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा ऐसा लगता है, पिछले से के आसपास आएगा वैसे। अच्छा हेमंत जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। आप सत्ता के केंद्र में बैठे हुए, आपने अफसरशाही को भी बड़ा नजदीकी से देखा है। इधर बहुत सारी खबरें आ रही थी अफसरशाही में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या है ये सब? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार की एक सबसे बुनियादी कमी रही है कि उन्होंने अफसरशाही के चश्मे से एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। ये उनका सौभाग्य है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व का नेता है, जिसके फॉलोअर्स अभी भी बहुत बड़े हैं और सबसे ज़्यादा विश्वास उस पर करते हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 2022 की लड़ाई
में बहुत आगे पहुंच गई है। बहुत आगे से मेरा अर्थ में भी इस वक्त फिर वही बात आ जाएगी। अभी 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 कुछ भी करना बड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। नहीं, जल्दबाजी मेरे लिए जल्दबाजी नहीं है, मेरा सुनिश्चित मानना है। नहीं, हेमंत जी तो हमेशा स्पष्ट कहते रहे हैं, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, सारा प्रदेश जानता है। बीजेपी के पास डेसिसिव एज है। नोट कर लीजिए सच्चिदानंद द्विवेदी जी, मेरे निजी रिश्ते में आप अनुजवत हैं, सुनील कौशिक भी मेरे रिश्ते में अनुजवत हैं, और इस आप लोगों के नाते इस चैनल से मुझे मोहब्बत है। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास डेसिसिव एज है, निर्णायक बढ़त। बहुत चौंकाने वाली बात होगी। अभी सुनील कौशिक बोल रहे थे, सुनील कौशिक आप जिस जिले से आते हैं, फिरोजाबाद, जो यादव लैंड का एक हिस्सा है, आप वहां के परिणाम देख लीजिएगा। वहां 75% बनाम 25% का फैसला भाजपा के पक्ष में आ सकता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और बताऊं आपको, मैं तो हर चरण में मैंने देखा है, और कम से कम सच्चिदानंद द्विवेदी को पता है कि 2014, 17 और 19 में मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया। मैंने अपना कैलकुलेशन किया, अपनी स्टडी की, अपना फीडबैक लिया, अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, और जितना कहा लगभग 98% तक एक्यूरेट गया। तो मैं दावा नहीं करता हूँ बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मेरा अपना जो मैकेनिज्म है वो कहता है, वही कहता है जो मैंने अभी आपसे कहा। अब तो आधे दोपहर तक का मतदान हो चुका है, और शाम को आप लोग 6 बजे के बाद खुल जाएंगे, लोगों का अनुमान शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा अनुमान जनतंत्र टीवी पर अभी सुन लीजिए, लॉक कर लीजिए, 10 तारीख को मिल करके इस पर चर्चा करेंगे कि भाजपा ठीक ठाक आगे निकल चुकी है। और इस 7वें चरण में उसके जो वीक लिंक्स थे, वाकई थे वीक लिंक्स थे, उसको उसने बहुत हद तक दूर किया है। और वो दूर करने में नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाते गैर यादव ओबीसी का इंटैक्ट रहना, और शेड्यूल कास्ट। एक और पॉइंट नोट करिएगा द्विवेदी जी, इस चुनाव में परिणाम के बाद आप इसको फिर स्टडी कीजिएगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहन जी यानी मायावती और मायावती की पार्टी बसपा का जो मूल काडर का वोटर है, जो मूल वोट बैंक है, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। शेड्यूल कास्ट पर पिछले 2-3 वर्षों से बीजेपी और संघ ने जो फोकस काम किया है, उसका परिणाम आप देखिएगा। हेमंत जी, सोशल मीडिया पे एक सवाल आ रहा है आपके लिए कि आपने घोषणा करी दी है कि बीजेपी लौट रही है, तो बाबा मुख्यमंत्री या कोई और? ये प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं, जो तजुर्बा नरेंद्र मोदी और इसका उत्तर 10 तारीख के बाद नहीं, अभी देंगे हेमंत जी, नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इसके विषय में एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, मैं ईमानदारी से, अगर मुझे अपना स्वतंत्र निर्णय लेना हो या टिप्पणी करनी हो, तो 324 विधायकों की थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार, जो अपर कास्ट और गैर यादव ओबीसी की बुनियाद पर तैयार हुई थी, जो भी भाजपा का निर्णय रहा हो, उन्होंने कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर योगी को बुलाया, लाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो अपेक्षाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से जो अपेक्षाएं आवाम की थी, वो पूरी नहीं हुई। थोड़ा सा कुछ ज्यादा एरोगेंस में सरकार चली, ब्यूरोक्रेट्स पे ओवर डिपेंड होकर सरकार चली, इसीलिए ये आवार। आप बताओ, आप इतना बड़ा बुलडोजर चला सकते हो कि वो इशू बन जाए चुनाव में, लेकिन आप ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर सकते हो 5 साल में कि आवारा यानी जो निराश्रित जानवर हैं उन पर कंट्रोल कर लिया जाए। नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, अगर ये छोटा मुद्दा होता तो शायद प्रधानमंत्री को इसके बारे में कानपुर में बोलना नहीं पड़ता। बाकी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, बड़ी बात है। और सुनिए, अब आपके प्रश्न का उत्तर जो सोशल मीडिया से आया मैं देता हूं। देखिए, निश्चित रूप से अगर बड़े मार्जिन की जीत होती है तो एक क्लेम नेचुरल बनेगा कि योगी का नाम लिया गया है, लेकिन अगर योगी का नाम इंडोर्स नहीं करते नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा या भाजपा के सारे बड़े नेता, तो किसका करते? अखिलेश यादव करते नहीं, किसका करते? उनकी न्यूनतम आवश्यकता थी इस नाम का इंडोर्समेंट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते, पर उनको ये भी मालूम है कि योगी के नाते नुकसान कितना हुआ है। अगर ओबीसी को ही आगे करके भाजपा चली होती पिछले 5 साल, तो शायद
पिछले परफॉर्मेंस का रिपीटिशन होता है, ये भी उनके जो नीति नियंता है उनको पता है। इसलिए 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर इस बात पे विचार करेगा कि ओबीसी को अहमियत दी जाए। हालांकि इस चुनाव में ओबीसी और अपर कास्ट ने अच्छा वोट दिया है, करीब करीब झूम के वोट दिया है, अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट्स या पर्टिकुलर कुछ सीट्स को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठेगा नेतृत्व देने के पहले कि अच्छा, मेरा को रिटेन किया जाए। नहीं, द्विवेदी जी, नहीं द्विवेदी जी, एक प्रश्न और उठ रहा है कि जिस तरीके से 2017 में अमित शाह ने और मोदी जी ने जो मेहनत की थी, लगभग इस बार इलेक्शन की हम बात करें तो केवल 28 सभाएं मोदी जी ने की हैं, जो 2017 में 60 से ऊपर सभाएं थीं, और जो अमित शाह की बात करें तो लगभग 60 सभाएं की हैं, जो लगभग 100 से ऊपर सभाएं थी। तो ये थोड़ा सवाल उठता है कि 2017 की अपेक्षा नहीं, देखिए 2017 में आपको एक सत्ता से लड़ना था, यहाँ पे आपको सत्ता से लड़ना नहीं। आप इस बात को समझिए, यहाँ पे सत्ता लड़ना नहीं, आपको अपनी बातें जनता तक पहुंचानी हो सकता है। उसके दूसरे तमाम 204 रैलियां योगी जी ने की हैं, उसकी अपेक्षा बात कर ली जाए तो लगभग मुझे लगता है कि कहीं 28 रैली और 204 रैली बहुत अंतर है। तो क्या दामोदर पूरा योगी जी के चेहरे पे तो चुनाव तो योगी के नाम पे है ना? नहीं, तो योगी जी की अपनी रैली नहीं, हेमंत जी कुछ बताएंगे। बता रहा हूँ आपको, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, द्विवेदी जी, योगी जी का नाम एक्नॉलेज करना, इंडोर्स करना, ये मजबूरी थी। शासन कौन चला रहा था? क्या मोदी और शाह को नहीं पता था कि शासन बिल्कुल ठीक बात है, का जो तरीका रहा है उसके प्रति नाराजगी है? पता था। सुनिएगा, और मैं एक बात कह रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण, नोट करिएगा परिणाम आने पर, कि नरेंद्र मोदी की फिजिकल प्रेजेंस के बाद के परिणाम जरूर देखिएगा कितना फर्क आता है, कितना बड़ा फर्क आता है नरेंद्र मोदी का चेहरा। और दूसरे एक बड़ी बात बता दूं, जो काया पलट थी, जो 5 साल की सरकार के दौरान कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों का फ्रस्ट्रेशन था सत्ता शासन से, सम्मान न मिलने का, उनके काम न होने का, उसकी वजह से जो शिथिलता थी, शायद नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके ही वो शिथिलता दूर हुई। बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी बिल्कुल ठीक बात है हेमंत जी। एक सवाल ये भी देखिए, आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं और बेहतर तरीके से आप बता भी रहे हैं जिस तरह से, लेकिन देखिए जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, जो आजमगढ़ और वाराणसी, बनारस, जिस तरह से बनारस में हमने पिछले 5 सालों में विकास देखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से वहां पर ये कॉरिडोर स्थापित किया गया, लेकिन वहां के लोगों की नाराजगी भी इस दौरान देखने को मिली। देखिए मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से शायद समझा पाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थापित किया गया, इस दौरान कई छोटे छोटे मंदिरों को भी तोड़ा गया, ऐसी दुकानों को भी तोड़ा गया जो लोग उसी दुकान, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, एक टाइम का खाना ही उसी दुकान, हर विकास का विध्वंस होता है। लेकिन और साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि जो मुआवजे की बात कही गई थी वो भी नहीं दिया गया। दूसरी तरफ नीलकंठ तिवारी जिसकी बात कर रहे थे, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखा लोगों ने, तो ये भी कहा कि पिछले 5 साल विधायक ही गायब रहे। कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल कर आई। तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि क्या वाकई में ये हकीकत है? क्योंकि अगर ये हकीकत है, ये चीजें सामने निकल कर आ रही है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं सच्चिदानंद जी 4 दिन उस क्षेत्र में रहा हूँ, 4 दिन मुसलसल। अभी 2 दिन पहले वहां से निकला हूँ। मैं 2 बातें बताता हूँ कि एरोगेंस था नीलकंठ तिवारी में, बड़ा अहंकार में काम करते थे, लोकप्रिय नहीं थे। उनको वो सीट श्यामदेवराव चौधरी से मिली थी, जो अपने व्यवहार, आचरण, सरलता के नाते लगातार चुनाव जीतते रहे। उनका 9 बार जीते थे लगातार, 9 बार जी। और असेंबली में अपने क्षेत्र की ही बात सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा अपने क्षेत्र में असेंबली के भीतर बात उठाने वाला कोई नेता उत्तर प्रदेश में नहीं था। उसके बावजूद उनका टिकट काटा गया। अभी मैं बता दूं, नीलकंठ से जितनी नाराजगी थी, मोदी के दौरे ने खत्म कर दी। 1 मिनट, वो चाय वाले की दुकान पर चाय वाले ने चाय पी करके कहानी बदल दी। और सुनिए आज की, अभी की तात्कालिक एक बात बता रहा हूं, वहां बुर्का नशी औरतें लाइन लगा के वोट कर रही हैं, और वहां एक नया स्लोगन चल रहा है, तू महादेव का शंखनाद, मैं बिस्मिल्लाह की सहनाई। आपको याद दिला दूं, आप मेरे साथ उस दिन चैनल पे, किसी चैनल पे बैठे थे, हम दोनों लोग, एक चैनल थे सच्चिदानंद द्विवेदी, वर्ष 2009 पार्लियामेंट का इलेक्शन, याद है, वाराणसी संसदीय क्षेत्र का चुनाव,
मुरली मनोहर जोशी लगभग लगता था चुनाव हार गए। मुस्लिम बहुल इलाकों से लाइन ही लाइन लग रही थी, बुर्का नसी औरतें लाइन लगा वोट दे रही थी। लेकिन जब 1 बजे दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे पूरे बनारस में खबर गई तो दोपहर बाद चुनाव ही पलट गया। नतीजा याद है? वो जी जी, फिजा बदल गई थी उसके बाद, बिल्कुल याद है। तो भैया ये काशी है, मिजाज जब इसका होता है बदल देती है। और जानिएगा, नोट करिएगा, वाराणसी में शहरी सीमा से जुड़ी कोई भी सीट अब भारतीय जनता पार्टी, हालांकि देखिए महंत के पुत्र हैं किशन दीक्षित, जिन्होंने चैलेंज दिया है। नीलकंठ तिवारी की कुछ नकारात्मकता है, उसके बावजूद माहौल वहां बदल गया है। शहर सीमा की किसी भी सीट चेहरा मोदी हो गया, चेहरा खाली मोदी आ बना। गया। अरे साहब, वो तो उनका अपना इलाका है, उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है। पूरा उत्तर प्रदेश में चेहरा मोदी हो गए। जी ठीक है, हेमंत जी लौटेंगे आपके पास। तो देखिए चर्चा इसी पर है, क्योंकि देखिए 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर लगातार सुबह से 7 बजे तक से लगातार मतदान जारी है। वोटिंग परसेंटेज लगातार सामने निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और सपा के कांटे की टक्कर पूर्वांचल की इन सीटों पर भी देखी जा रही है। हालांकि दूसरे दल भी हैं, चाहे हम बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं कि वो भी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सीधे कांटे की टक्कर अगर बात करें तो पिछले 6 फेसेस में जो हमने देखा वो भी लड़ाई इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में नजर आ रही है। क्या कुछ रिजल्ट रहेगा 10 मार्च को सामने होगा, लेकिन फिलहाल तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी चर्चा इसी पर ही जारी रहेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।